हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है क्लैसियस-मॉज़र्टीज़ इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें कहते हैं वी नो दैट एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ एन डाइपोल्स इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एन अल्फा ई आई एन टी। आपको सब पता है इसमें कौन क्या है। अल्फा तो आपके सामने ही है, पोलराइजेबिलिटी। तो खैर, वेयर ई आई एन टी, आई एन टी से मतलब इंटरनल इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल विच इज़ नॉट इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। आपको पता है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं होती, बल्कि उससे कम होती। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई एन टी आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन दिस वन, ई आई एन टी बराबर E प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। दिस इज नोन एज लॉरेंट्ज फील्ड इक्वेशन। ये सिलेबस में नहीं है आपके, वरना मैं आपको इसको ज़रूर ड्राइव कराता हूँ। आल्सो वी नो दैट, फिलहाल आप अब ये रिमेंबर है, आप इसे याद कर लें। आल्सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन P एंड E इज गिवन एज P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K माइनस 1 इंटू E। यह आपने कहाँ देखा था? अभी हमने पिछले लेक्चर में इसको याद किया था। जस्ट अ मिनट, यस। अब आल्सो वी नो दैट, हाँ ये हो गया रिलेशन बिटवीन इतना। इसको आप P अपॉन एप्सिलॉन 0 कर लें, यहाँ पे 0 लगना रह गया है, इज इक्वल टू K माइनस 1 इंटू E। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन नंबर है। तो ई आई एन टी बराबर E प्लस 1/3 तो ऐसे ही रखिए, P अपॉन ये जो है P अपॉन एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पे आप कर दें K माइनस 1 इंटू E। इसमें से E आपने कॉमन ले लिया, 3 आपने एलसीएम ले लिया और ये रिलेशन आ गया। ई आई एन टी गिवन इन द इक्वेशन इज कॉल्ड मॉज़र्टीज़ फील्ड। अब जो इसमें E है, ई आई एन टी इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इक्वेशन 4 में, ये क्या कहलाती है? मॉज़र्टीज़ फील्ड कहलाती है। सिंस द एक्सप्रेशन फॉर ई आई एन टी कंटेन्स K, हेंस इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके K नज़र आता है, तो इसलिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करती है। इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो, तो K कितने के बराबर होगा? कि ये K की वैल्यू तब 1 होगी। देन द रेशियो है, अरे यार, तब K की वैल्यू आप कह दीजिए बस चुपचाप 1 होगी। देन द रेशियो, अब इन्होंने वो रेशियो ही नहीं लिखा, रेशियो के आगे यहाँ पे लिखना है आपको K प्लस 2 अपॉन 3। ये कौन सा रेशियो है? ये वाला। ये कितना हो जाएगा? कहिए, इज इक्वल टू 1। असल में मैं बोल रहा हूँगा और फिर मैंने बोर्ड पे लिख दिया होगा ये रेशियो, कि देन द रेशियो इक्वेशन 4 का ये जो है K प्लस 2 अपॉन 3, ये 1 हो जाएगा जब K बराबर 1 है। तो ये 1 हो जाएगा। हेंस इक्वेशन 4 से वी हैव फ्रॉम 4, आप चाहें तो लिख सकते हैं वी हैव फ्रॉम 4 क्या? ई आई एन टी बराबर E के बराबर होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर हो जाएगी। अरे यार, ये तो तब होना है जब दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक ही मौजूद नहीं होगा। 1 है ना, तो वैक्यूम मौजूद है। अब ये मैं कह रहा था ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे लिख दिया होगा, बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा बराबर वाले से बोल रहा होगा, तो उसने ये लिखना ही भूल गया। फिर ये होता है कि हमारे नंबर कम आए, तो नंबर तो कम आएंगे ही जब बातें छुटती, इसलिए ध्यान दिया करिए हर वक्त क्लास में। खैर, आगे कहते हैं उसके आगे, द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन P एज ऑन इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, ये हमें पता है, P इज इक्वल टू N अल्फा ई आई एन टी। इक्वेशन यूजिंग 4 में ई आई एन टी आपने ये निकाल रखा है, वो आपने यहाँ लिख दिया E K प्लस 2 अपॉन 3। अब आपने कुछ ख़ास नहीं किया, P बराबर ऐसे कर दिया, और ये 2 वैल्यूज़ अब आपके पास आ गई हैं। ये इक्वेशन 5 है और एक आपके पास इक्वेशन 3 है। ये इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों P की वैल्यू आमने सामने। अभी मैंने इसको ऊपर लाइन खींची थी, ये वेक्टर E, आपने यहाँ पे ये वेक्टर ये लिखा और सामने ये लाइन लिख लीजिए, और E से E कैंसिल हुआ और ये रह गया K माइनस 1 ओवर K प्लस 2 और इतना। इक्वेशन 6 क्या कहती है? सही से देखिए, पढ़िएगा, बहुत ही ख़ास है ये। This equation shows that connection between parameter K of the dielectric and the parameter alpha and n, मतलब K में, अल्फा में, n में ये रिलेशन आ गई, और यही इक्वेशन 6, अरे यार बंद तो करो, इज नोन एज क्लैसियस-मॉज़र्टीज़ इक्वेशन। इसे आप घोट के पी जाइए। ये क्या कहलाती है? क्लैसियस-मॉज़र्टीज़ इक्वेशन कहलाती है। अभी इसके कई रूप बदलेंगे, देखिए। अभी K माइनस 1 ओवर K प्लस 2 है।
अब कहता है एज वी नो दैट, भाई एप्सिलॉन तो होता ही है k इंटू एप्सिलॉन 0 या k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। देन अनदर फॉर्म ऑफ CM इज, आप k की इस वैल्यू को यहाँ डालिए तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 -1 और ये नीचे +2 ये आएगा। इसका आप LCM ले लीजिए यहाँ पे तो ये इक्वेशन 7 ऐसे बन गई, और ये जो मैग्नीट्यूड है या ऐसे आया, या इज़ नोन एज, ये एक ही बात है, या एप्सिलॉन ये कैसे बना था, अरे ये k -1 ओवर k + 2 को ही तो k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 डालने पर ये वैल्यू आई थी, चाहे ये कह लें चाहे ये कह लें, एक ही बात है। इज़ नोन एज स्पेसिफिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अंडरलाइन कर देना इसको, स्पेसिफिक पोलराइजेशन पूरा लिखना ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वहाँ थोड़ा छूट गया है। पोलराइजेशन POLARISATION, POLARISATI तो है इसमें, और O और N, polarization of dielect. This is dimensionless quantity because K is dimensionless. Now using the relation K बराबर 1 + chi ER, chi बनाने का तरीका याद रखिएगा, ऐसे बनाना और ऐसे, chi ER, हाँ, K बराबर 1 + chi ER, तो द CM इक्वेशन, अरे यार क्लैसियस-मॉज़ेटिस को इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्लैसियस-मॉज़ेटी इक्वेशन रिड्यूसेस इन टर्म ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की स्पेलिंग SUSCEPTIBILITY, SUSCEPTIBILITY, susceptibility of dielectric. So from equation 6, we have 6 में वही है k -1 ओवर k + 2 ओवर, यही मेन इक्वेशन वही है, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। मैंने कहा था ना इसकी नई नई सूरतें बन जाएंगी, तो 1 + chi k की जगह पे 1 + chi ER -1 ओवर इतना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये जो रह गया एक, ये भी अनदर फॉर्म है। तो आप कह दीजिए दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ, या दिस इज़ द क्लैसियस this is Clausius-Mauzutis equation in terms of susceptibility chi ER, एक लाइन लिख दीजिएगा। तो इसको आप सही से तैयार करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं Clausius-Mauzutis इक्वेशन की। द CM इक्वेशन हैज़ ड्राइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग assumptions। फिजिक्स में assumptions लगाने ही पड़ते हैं, तभी आता है कि since polarization is considered as proportional to field, it means that polarization of molecules by elastic displacement only। मतलब पोलराइजेशन कैसे होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड के, तो पता ही है आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तभी पोलराइजेशन होता है। इट मीन्स दैट पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट ऑनली, तो बस ये इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के कारण ही पोलराइजेशन बनता है। अब्सेंस ऑफ शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, इसमें शॉर्ट रेंज में क्या आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में कोई थ्योरी नहीं बताती है, यही इसकी लिमिटेशंस हैं। बस इसमें पोलराइजेशन भी सिर्फ इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट का बताते हैं, और अब्सेंस ऑफ शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, पास आने के बाद मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इस थ्योरी में नहीं कहते। आइसोट्रॉपी ऑफ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, थर्ड आपका जो पॉइंट है वो यही है कि आइसोट्रॉपी of the polarizability of the molecule, मतलब सिर्फ आइसोट्रॉपी ही यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी की हम जो बात करते हैं, सिर्फ आइसोट्रॉपी की बात करते हैं। अब देखिए होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े थे उसी में ये आइसोट्रॉपी आता है, ये हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल इसमें ज़्यादा बात मत करिए, बस ये भी पोलराइजेबिलिटी का एक प्रकार समझिए कि उसी के बस यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी की बात होती है। अरे यार बहुत सारे बातें होती हैं, पोलराइजेशन इतना आसान नहीं होता है होना, कि आपको कल बताया था इसके मैकेनिज्म में कितने अलग अलग प्रकार से बनता है। तो खैर बस ये 3 बातों को एज्यूम करके ही बातें हुई हैं यहाँ पे। ऑल दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो कांस्टेंट डाइपोल्स। मतलब ये सारी ऑल दिस कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाइड होती हैं, आर सेटिस्फाइड all these conditions are satisfied with neutral molecule having no constant dipoles, that is non-polar। तो non-polar के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, that is non-polar। non-polar में ही आपका constant dipole नहीं होता है,
नहीं तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल लिक्विड्स एंड स्पेशली टू द गैसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। जब आपको ये बोला गया ऊपर कि ये पास पास के क्या हो रहा है, उसमें रिलेशन क्या है आपस में मॉलिक्यूल्स का, उसके बारे में जब ये थ्योरी बात ही नहीं करती तो फिर ये थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल होगी? कहिए, ये गैसेस में एप्लीकेबल होगी, क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो पास पास नहीं होते। तो इसलिए आप कहिए कि ये ज़्यादातर बस गैसेस के अंदर ही होता है, बस उसी के अंदर सारी कहानी के लिए ये नॉन पोलर होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, और अब्सेंस होनी चाहिए शॉर्ट रेंज की, और आइसोट्रॉपी होनी चाहिए। बस गैसेस में जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो इसी कारण होती है, और बस इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये आप इसकी 3 लिमिटेशंस लिख लीजिएगा, कोई बहुत अच्छी इन किताबों में नहीं दे रखी हैं ये, बस आप इसको ऐसे तैयार करिए। अब ऐसा है, पिछले जो मैंने लेक्चर भेजा था उसमें एक हेडिंग था, उसके फिगर में प्रॉब्लम थी, वो मैंने करा तो सही था, फिर जब मैंने उसको मिटाने की कोशिश करी तो वो लिखा हुआ भी गायब होने लगा था। तो हेडिंग था ना कि आपका 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर जो थे या उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये, D बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P। खैर अभी मैं इस पीछे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे अब इस यूनिट में कुछ नहीं रह गया, यहाँ ये फिनिश है। एक आध टॉपिक कुछ रह भी गया होगा तो मैं अलग से बताऊँगा। ये वाला जो फिगर है ये थोड़ा इन्होंने अच्छा नहीं बनाया है, मैं आपको अभी इसका फ़ोटो खींच के अलग से भेज दूँगा। जिस भी लेक्चर में था ये, बस 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। इस रिलेशन को आप बड़े अच्छे से तैयार करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। और फिर ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसमें जो ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं ये लिखेंगे, यूनिट्स भी लिखेंगे, कूलम पर मीटर जो भी इसकी सबकी यूनिट्स हैं आप बहुत अच्छे से फटाफट इसको लिखेंगे। कूलम पर मीटर स्क्वायर, कटा हुआ नहीं है यार, ये ऐसे लिख देते हैं बच्चे। और कूलम पूरा लिखना, क्योंकि हम मैकेनिक्स भी पढ़ना है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से लगने लगता है। कूलम्स लिखिए, भला सी लिखने का क्या मतलब होता है। कूलम लिखिए COU, चाहे COULS लिख दें, पूरा कूलम ना लिखें, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और इस यूनिट को भी मैं बंद करता हूं, और मैं ये 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का आपको डायग्राम भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में इसको बना लीजिएगा। ओके।